हेलो ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई आपकी चल रही होगी अच्छे से और एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो एक अच्छे वे में आगे बढ़ रही होगी। तो अपने सीरीज को देखते हुए और अपने वीडियोस को देखते हुए, आकाश सर के फिजिक्स के सीरीज को देखते हुए, हम लोगों ने एक और प्लान किया था कि अब हम लोग हर चैप्टर का एक वन शॉट रेडी करें, जिससे आपको रिवीजन में थोड़ा सा हेल्प हो सके और एक कंप्लीट वीडियो मिल सके एक वीडियो के माध्यम से। मतलब एक वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कवर अप हो सके। तो ये आकाश सर का एक अच्छा प्लान था कि इसको अगर करते हैं तो बच्चों को काफी हेल्प मिलेगा इसको। और बच्चे शायद एक वीडियो से शायद एक चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर पाएंगे और उसके बाद जो हमारी सीरीज चल रही है क्वेश्चन आंसर की, वो उसमें हेल्प करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो उस वन शॉट में जो पहला वन शॉट लेके आया वो चैप्टर फर्स्ट का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। ठीक है, ये वन शॉट थोड़ा बड़ा हो सकता है, वीडियोस थोड़े लंबे हो सकते हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट वाइज आप चीज़ों को नोट करते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे चैप्टर के क्वेश्चंस भी हैं। चैप्टर के क्वेश्चंस पहले करवा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में उसको आप देख सकते हैं। अगर वो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो पहले ये वीडियो देख के फिर क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, या फिर आगे जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे उसके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट स्लाइड। तो पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन, अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक तो केमिकल और दूसरा रिएक्शन। मतलब इन दोनों का यूज कहीं ना कहीं इस टॉपिक में किया जा रहा है कि केमिकल होता होगा, रिएक्शन होता होगा, और कुछ ना कुछ जब रिएक्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ आपको एक नया चीज देता होगा। तो अगर इस केमिकल रिएक्शन की बात करें तो जिसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, अगर हम दो ना कहें, अगर हम दो से ज्यादा की बात करें या दो की बात करें तो दो लोग इन्वॉल्व होते हैं और एक किसी तीसरे का, कोई एक थर्ड का आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक थर्ड चीज मिलता है, कोई तीसरा बनता है जो एक प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। तो अगर उसको हम कुछ इस तरीके से देखें कि अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो कोई एक थर्ड सी प्रोड्यूस होता है। तो अगर इसको हम पढ़ेंगे तो ए प्लस बी गिव्स सी, और अगर इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे तो ए प्लस बी, ए और पी बी जुड़ते हैं, गिव्स का मतलब देते हैं, क्या देते हैं, सी देते हैं। अभी क्लियर हो गया होगा कि इस साइड से कुछ ना कुछ आपस में ऐड हो रहा है और इस साइड आपको एक नया प्रोडक्ट दे रहा है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट react to form new substance or product with entirely different property. वन और मोर, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस और रिएक्टेंट, एक नया शब्द इसमें ऐड हुआ रिएक्टेंट का। इसका मतलब कि इस तरफ जो भी चीज रिएक्शन कर रही होगी उसको हम रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, उसको हम रिएक्टेंट भी कहेंगे, तो इसको हम रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। अब दूसरी चीज आगे ऐड हुई, रिएक्ट फॉर्म न्यू सब्सटेंस, और यहां पे जो एक सी बन के रेडी हुआ ये एक नया सब्सटेंस था। और दूसरा नाम इसका बताया गया कि सब्सटेंस के बाद इसको हम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। न्यू सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट, ये एक नया वर्ड आया इस केमिकल रिएक्शन में। मींस अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके कोई एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो वो एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो इस पूरे टॉपिक में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज था वो यही था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसको हम ये कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल हो सकता है जो आपस में रिएक्ट करेगा किसी मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, या जैसे भी, वो अभी आगे देखेंगे। अभी इस टॉपिक में केवल केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते हैं। तो दो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करके एक कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकता है, तो उसको आप केमिकल रिएक्शन कहते हैं।
आगे एक शब्द और लिखा हुआ है विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, मतलब पूरे तरह से उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो अलग होगी। अगर ये रिएक्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टी अपनी है, इसकी प्रॉपर्टी अपनी है, दोनों आपस में ऐड हुए तो जो नया प्रोडक्ट बना वो एक नई प्रॉपर्टी के साथ बनेगा। जो एक नया प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ वो एक नई प्रॉपर्टी के साथ बनेगा, मतलब एक डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ बनेगा जो आपके डेफिनेशन में दिया हुआ है। ठीक है, इससे ये क्लियर हुआ होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीजें इस केमिकल रिएक्शन में आपको जाननी थी, समझनी थी और सीखनी थी। अगर एग्जाम में डेफिनेशन आता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे, क्या अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच one or more substances or reactants react to form new substance or product with entirely different properties। और एक एग्जाम्पल को आप दे देंगे, या फिर अगर एग्जाम्पल उस टाइम पे नहीं तैयार होता है या नहीं याद आता है तो आप सिंपल लिखेंगे ए प्लस बी गिव्स सी, और ये ऐसे मेंशन कर देंगे कि ये A प्लस बी जो है वो आपका रिएक्टेंट है, और जो ये नया चीज रेडी हुआ C ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। अब जब दो चीजें आपस में मिलेंगी, कोई एक तीसरे का फॉर्मेशन होगा, तो कुछ ना कुछ चीजें रिलीज होती हैं, वो अभी अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। या तो हीट रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, या बहुत सारी चीजें हैं जो अलग होती हैं। ठीक है, तो वो भी नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वाले टॉपिक पे उसका बात किया जाएगा, है ना। चलिए आगे इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है द रिएक्टिंग स्पीसीज आर नोन एज रिएक्टेंट। ये जो रिएक्टिंग वाला है ये आपका क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। एंड द न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ द रिएक्टिंग आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और ये जो नया फॉर्म हुआ, जो नया ये बना, ये आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। मतलब केमिकल रिएक्शन का अगर डेफिनेशन बात किया जाए तो यहां से यहां तक कंप्लीट डेफिनेशन माना जाएगा अगर केवल केमिकल रिएक्शन की बात की जाती है। अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड किए गए हैं। क्या, द केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड आइदर बाई, किसी केमिकल रिएक्शन को आप अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इन चार टर्म्स में कर सकते हैं, जिसमें पहला है चेंज इन स्टेट और कलर, स्टेट का चेंज होना या उसके कलर का चेंज होना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, टेम्परेचर का चेंज होना और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। ये चार टर्म्स आप दिमाग में रखेंगे। अभी ये हो सकता है समझ में ना आ रहे हो, नेक्स्ट वाले स्लाइड में आएंगे, इन सब की बात करेंगे वन बाय वन करके। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन। अब ठीक है, दो लोग को आपस में आप ज्वाइंट करके तीसरे का फॉर्मेशन तो कर दिए, तो तीसरा बना उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या जो दो को आपस में मिला रहे हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को यहां देखते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसका, किसी केमिकल रिएक्शन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये केमिकल इक्वेशन। सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर यूज्ड टू राइट केमिकल इक्वेशन। सिंबल्स एंड फॉर्मूला, जो सिंबल होगा, जो फॉर्मूला होगा ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, आर यूज्ड टू राइट केमिकल इक्वेशन, उसका यूज करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को लिखने में। जैसे यहां पे आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है, CO2 प्लस H2O। अब अगर बात करें इस CO2 की और इस H2O की, अभी मैंने बताया कि ये एरो के इस साइड वाला ये आपका होगा रिएक्टेंट। जब दोनों आपस में एक साथ ज्वाइंट हुए या आपस में रिएक्ट किए केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, तो उसका फॉर्मेशन हुआ C6H12O6। और मैंने अभी इससे पहले वाले स्लाइड में ये बताया था कि जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ रिलीज भी होगा, कुछ ना कुछ निकलेगा भी, चाहे वो वाटर हो सकता है, किसी तरह की गैस हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर एक O2 रिलीज हो रहा है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, और O2 प्लस एक एक्स्ट्रा ऐड होकर उसमें रिलीज हो रहा है, मतलब एक ऑक्सीजन गैस निकल रही है। अब ध्यान देने वाली बात यह है
कि ये CO2 और ये H2O जब आपस में मिले तो फॉर्मेशन जो हुआ वो C6H12O6 का है। तो आपसे क्वेश्चन ये करूंगा कि क्या इस C6H12O6 का केमिकल नेम या जनरल नेम आपको पता है? क्या C6H12O6 आप जानते हैं? अगर पता है इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। C6H12O6 को क्या कहते हैं? और ऑक्सीजन गैस यहां से रिलीज हो रही है, मींस एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी केमिकल इक्वेशन को लिखने का, जिसको हम नाम देते हैं, सॉरी, किसी केमिकल रिएक्शन को लिखने का, जिसको हम नाम देते हैं केमिकल इक्वेशन। मैथमेटिक्स में जब हम इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहां पर भी देखते होंगे दो साइड होते हैं, एक LHS और एक RHS। मैथमेटिक्स में भी दो साइड होते हैं, एक LHS और एक RHS, और हम लिखते हैं हमेशा इक्वेशन में कि दोनों साइड इक्वल है, तब जाके ये इक्वेशन बनता है। मतलब इक्वल के एक साइड में लिखा होता है कुछ और इक्वल के एक साइड में लिखा होता है कुछ, तब जाके वो क्या बनता है? इक्वेशन बनता है। इस वाले साइड को LHS बोलते हैं, ये बोलते हैं RHS। वैसे ही केमिस्ट्री में ये भी एक इक्वेशन का ही फॉर्म है, जिसमें इक्वल के जगह पे हम क्या लिखते हैं? गिव्स लिखते हैं। और गिव्स अगर हम इसको इंग्लिश में ग्रामर के लैंग्वेज में देखें तो गिव का मतलब होता है देना, और गिव्स अगर S लगा दिए तो वो हो जाता है देता है। मतलब अगर CO2 और H2 आपस में मिलते हैं, इसका मतलब यही हुआ, प्लस का मतलब मिलना, गिव्स तो वो देते हैं। क्या देते हैं? C6H12O6। चलिए अगर इसका नाम आप बताएंगे तो एक बार CO2 का भी नाम बता दीजिएगा। CO2 को क्या कहते हैं? CO2 को क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? तो ये तो आप सबको पता होगा, एक जनरल नाम क्लास 6-7 में जब बताया जाता है तभी CO2, H2O ये सब आपको बताया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब आ गया पहला केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। अब एक और टॉपिक उसमें ऐड होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन लिखा हुआ है तो एक नया शब्द आया, बैलेंस। ये बैलेंस क्या है? तो अगर हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की बात करें तो रिएक्शन तो हम करा दिए, उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख भी दिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट भी कर दिए, लेकिन क्या वो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया हुआ हमारा इक्वेशन है, क्या वो सही है? तो कोई केमिकल रिएक्शन या कोई केमिकल इक्वेशन तब सही माना जाता है जब वो इस डेफिनेशन को फॉलो करता है, जो कहलाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो डेफिनेशन क्या कहता है? A balanced chemical equation is that in which the total number of atoms of each element are equal on both sides of the equation। मतलब इस इक्वेशन के दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में, सॉरी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं तभी वो कहलाएंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो बैलेंस नहीं कहलाएंगे। और केमिस्ट्री में कोई इक्वेशन सही तब माना जाता है जब वो बैलेंस हो। इक्वेशन लिखना एक अच्छी क्वालिटी नहीं है, इक्वेशन को बैलेंस भी करना होता है। वो बैलेंस कैसे करते हैं? हम LHS और RHS यहां भी मान के चलते हैं, रिएक्टेंट को LHS और इसको RHS, ठीक है, और चेक करते हैं एक एक करके क्या सारे एटम जितने लिखे हुए हैं वो रिएक्टेंट वाले साइड में और प्रोडक्ट वाले साइड में, क्या दोनों साइड में इक्वल है? अगर इक्वल है तो वो बैलेंस है, अगर नहीं इक्वल है तो हम कुछ भी करके उसको बैलेंस करते हैं। बस क्या ध्यान देते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। पहले चेक करते हैं क्या ये लिखा हुआ इक्वेशन बैलेंस है, तो चेक करते हैं हम RHS और LHS में। तो पहले LHS को देखते हैं। तो अगर यहां पे हम C देख रहे हैं कार्बन, तो एक कार्बन लिखा हुआ है, यहां भी कार्बन एक ही है। हाइड्रोजन देखते हैं तो यहां पे 4 है, यहां पे हाइड्रोजन देखते हैं तो केवल ये हाइड्रोजन था, सॉरी ये हाइड्रोजन 2 था। हमको चाहिए कितने थे? 4 चाहिए थे। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं, CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। हमारा रियल इक्वेशन ये था, CH4 मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हुआ,
ये रिएक्शन था। तो हमने चेक किया क्या ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है वो बैलेंस है। तो बैलेंस चेक करने के लिए हमने एक एक एटम को चेक किया। अब एक एक एटम जब हम चेक कर रहे थे तो ये दिखा कि इस तरफ कार्बन एक है और इस तरफ भी कार्बन एक ही है। फिर दिखा हाइड्रोजन जो है वो इस तरफ 4 है और उस तरफ हाइड्रोजन जो है वो 2 है। ऑक्सीजन दिखा इस तरफ ऑक्सीजन 2 है और उस तरफ ऑक्सीजन केवल और केवल 1 है। सॉरी 2 1 3 है, उस तरफ ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, तो अब हम कुछ ऐसा करते थे कि किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें जिससे एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो जाए। मल्टीप्लाई करने का मतलब बैलेंस करने का जो काम करेंगे वो कभी भी इस नीचे इसके इस साइड में लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो उस एटम के पहले ही उसको लिख के उसको बैलेंस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कार्बन कार्बन, तो दोनों साइड कार्बन, इसको टच करने की जरूरत नहीं है। अगर हम हाइड्रोजन के पास जाएं तो हाइड्रोजन यहां पे 4 है और यहां पे 2 है। अब अगर इस वाले हाइड्रोजन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आई थिंक 4 हो जाएगा। अगर इस वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 होगा, मतलब 2 यहां पे करना पड़ेगा। अब अगर 2 का मल्टीप्लाई यहां किए, हाइड्रोजन तो 4 हो गया लेकिन उस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी बढ़ गया। कितना बढ़ा? तो यहां पे 2 ऑक्सीजन और बढ़ गए। तो अगर 2 ऑक्सीजन की बात इस साइड करें, 2 इस साइड करें, तो अब इस साइड जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो टोटल हो गई 4। अब यहां पे 3 ना होके यहां ऑक्सीजन हो गए 4। अब इस साइड हमें 4 करना है, इस साइड 4 करना है। 2 पहले से है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन होंगे। अब आप फिर से काउंट करेंगे तो कार्बन कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 2 जा 4, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अब जाके इक्वल हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS। और अब जाके जो ये आपका टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये डिफाइंड हुआ कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के साइड में और टोटल नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के साइड में दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए किसी भी इक्वेशन को बैलेंस लिखने के लिए। तो ये कहता है हमारा बैलेंस इक्वेशन। अब आते हैं थोड़े से एग्जाम की तरफ। एग्जाम में जो है वो अगर फुल मार्क्स में क्वेश्चन बनाता है तो वो तीनों डिफाइन करने के लिए कहते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये तीनों डिफाइन करके एक कंप्लीट क्वेश्चन तैयार किया जाता है जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इन तीनों का डेफिनेशन आप यही देंगे। एग्जाम्पल आप ऐसे ही कोई एक एग्जाम्पल ले लेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल यहां पे आपको लेके दिखाया है, आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आपको तैयार हो सके, जो आपको याद हो सके। ठीक है, प्रिकॉशन क्या है कि जिस एग्जाम्पल की बात आप करेंगे कोशिश कीजिएगा कि उसका नीचे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नाम भी मेंशन कर दीजिएगा कि क्या है। थोड़ा सा एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के सामने कि वो आप जो कहना चाह रहे हैं वो यहां पे लिखा हुआ है और जो आप लिख रहे हैं वो आपको पता है कि आप क्या लिख रहे हैं। ऐसे रटी रटाई बातें नहीं है, तो एक अच्छा इंफॉर्मेशन जाता है। ठीक, तो ये था हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिससे एक कंप्लीट क्वेश्चन तैयार होता है फुल मार्क्स में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब रिएक्शन की बात हो गई तो क्या ये रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? तो वही अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जितने टाइप्स होते हैं कुछ टॉपिक को यहां डिस्कस किया गया है, एक आध टॉपिक मैंने छोड़ा है, वो आप हमें खोज के बताएंगे या सर्च करके या फिर बुक से कि वो किससे रिलेट करता है, किस रिएक्शन से रिलेट करता है। इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा हुआ है, यहाँ स्लाइड में वो नहीं है, क्योंकि वो किसी ना किसी रिएक्शन से रिलेट करता है तो उसको 2 बार करने की जरूरत नहीं थी। मैंने एक रिएक्शन वैसे यहां कर भी दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें पहला रिएक्शन है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें हम तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से यह तो क्लियर होगा कि कॉम्बिनेशन मतलब कि मिलना, कंबाइंड होना, यह कह सकते हैं, या 2 लोगों का कॉम्बिनेशन। हम जनरली बोलते भी हैं कि आपका कॉम्बिनेशन अच्छा है या बेकार है, जैसा भी है। अगर उसी जनरल वर्ड को यहां भी यूज करें और हम डेफिनेशन पे जाएं, डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, अ रिएक्शन इन विच
टू और मोर। अच्छा, एक चीज कॉमन है जो कि आपको सब में देखने को मिलेगा, ये लगभग टू और मोर सारे में आता है, एक आध में नहीं आएगा, बाकी दो या दो से ज्यादा ही लेना है आपको, ठीक है। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स react together to form a single product is called combination reaction. A reaction in which, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, टू और मोर मतलब दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, रिएक्ट टुगेदर आपस में क्या करते हो, रिएक्शन करते हो, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बन के आता है वो प्रोडक्ट कैसा होता हो, सिंगल होता हो, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब मान लिया कोई ए है जो बी के साथ रिएक्शन कर रहा है, अब कुछ नहीं बनना चाहिए सी के अलावा, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए, ऐसा रिएक्शन आपका क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे यहां पे एक एग्जांपल लिया गया सी प्लस O2 गिव्स CO2, कार्बन को लिया गया, ऑक्सीजन को लिया गया, बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। अब छोटी सी बात जो पिछले वाले स्लाइड के एमसीक्यूज में भी मैंने आपसे किया था, यहां मैं फिर कर रहा हूं कि इस CaO का केमिकल नेम क्या होता है और इस CaOH का केमिकल नेम और जनरल नेम क्या होता है। कोशिश कीजिएगा ये सब आपके जुबान पे ओरल तैयार रहे, टिक द करेक्ट में, 1 मार्क्स में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो ये सब बेसिक चीजें, यहां से अगर आपका नंबर लॉस होता है तो शायद वो बहुत ही बुरी स्थिति होगी एग्जाम को लेके कि इतने छोटे टॉपिक को आप अगर एग्जाम में गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने माइंड में लेके चलिएगा कि CaO को कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और ये अगर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, मतलब दो लोग A प्लस बी अगर आपस में रिएक्ट किए तो एक तीसरा C बन के रेडी हुआ, और दो आपस में जब भी रिएक्ट करेंगे तीसरे का फॉर्मेशन होगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आगे एक एग्जांपल लिखा हुआ है लैंग्वेज में, क्या लिखा हुआ है, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको जनरल क्विकलाइम कहते हैं, केमिकल नेम उसका कैल्शियम ऑक्साइड है, जनरल नेम उसका क्विकलाइम है, इज डिसॉल्व इन वाटर, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मतलब दो लोग को आपस में कंबाइंड करते हैं, इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लग लाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक केमिकल नेम है, जनरल नेम स्लग लाइम है। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये जो रिएक्शन होता है ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, दैट इज अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन के दौरान बहुत ज्यादा हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, और जब हीट ज्यादा निकलती है तो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहते हैं, अभी आगे भी आपका ये आएगा, ठीक है। तो जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप ये डेफिनेशन यूज करेंगे, a reaction in which two or more reactants react together to form a single product is called a combination reaction, that's it। कोई एक आध एग्जांपल दे देंगे और उसमें आप बता देंगे कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, दो लोग आपस में कंबाइंड हुए, एक तीसरे का फॉर्मेशन हो गया। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आएगा। तो नेक्स्ट आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होता है ये, आइए देखते हैं। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, अभी हम दो या दो से ज्यादा की बात कर रहे थे, अब इस डीकंपोजिशन में एक नई चीज ऐड होगी, अ सिंगल रिएक्टेंट, कोई एक सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब होता है टूट जाता है, टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, और टूटने के बाद दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसा रिएक्शन आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाता है। मींस अगर हम इसको पहले वाले से रिलेट करें तो कॉम्बिनेशन में दो लोग हुआ करते थे, कंबाइंड होके एक होते थे। जस्ट ऑपोजिट इसमें है कि इसमें एक रहेंगे, वो डिकम्पोज होके, ब्रेकडाउन होके, टूट के दो या दो से ज्यादा में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब एक दूसरे को आप रिलेट करके भी तैयार कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए एक ये A प्लस
ए गिव्स बी प्लस सी लिखा हुआ है कि अगर कोई ए है जो किसी तरीके से टूट रहा हो। अब कैसे कैसे टूटते हैं अभी उसको भी हम लोग आगे वाले स्लाइड में देखते हैं कि अगर कोई ए है, ये ब्रेक डाउन हुआ बी और सी में, बी प्लस सी में, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, हम दो ही लिख रहे हैं कि अगर ए कोई ब्रेक डाउन हुआ टू या टू मोर देन टू में। कैसे हुआ, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जिंक कार्बोनेट लिखा हुआ है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। अगर इस जिंक कार्बोनेट की बात करें, इस ZnCO3 की बात करें, अगर ये जिंक कार्बोनेट ब्रेक डाउन होगा तो किसमें होगा, तो जिंक ऑक्साइड में होगा और कार्बन डाइऑक्साइड में होगा। ऐसे तो हो नहीं रहा होगा, टूटने के लिए भी किसी एक कैटलिस्ट कह लें या कैटलिस्ट ना ही कहें, किसी एक थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट जरूर होगी। तो वो थर्ड पर्सन का काम करता है हीट। मतलब इसको अगर तोड़ना है तो ये कब टूटेगा, जब इसको क्या दिया जाएगा, हीट दिया जाएगा। तो इस एरो के ऊपर हम लिख लेते हैं हीट, HEAT मीन्स ZnCO3 ब्रेक डाउन हो रहा है ZnO में प्लस CO2 में, जिंक ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यहां पे एक समझने वाली बात है कि आप ऐसे हीट लिख के भी काम चला सकते हैं या आप ऐसे डेल्टा का सिंबल बना देंगे, वो भी सही है। दोनों का मतलब यही होता है कि गर्म किया जा रहा है, हीट हो रहा है, ठीक है, हीट दिया जा रहा है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड या और कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेक हुआ, तो ये दो रिएक्शन आपको क्लियर हुए होंगे कि कॉम्बिनेशन मींस दो कंबाइंड होके एक सिंगल प्रोडक्ट, एंड डिकम्पोजिशन मींस एक सिंगल ब्रेक डाउन हुआ टू और मोर देन टू में। अब इसके नीचे एक बात लिखी हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन दीज रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। अगर एनर्जी के फॉर्म में बात करें, इस रिएक्शन को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। अब जो अगला तीन टाइप है वो कभी कभी सिंगल क्वेश्चन में बन जाता है और कभी कभी इसके साथ कंबाइन होके आता है। तो आपको पढ़ना पूरा है, माइंड में पूरा रखना है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे आप उसको सॉल्व कर ले जाओ, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा तीन टाइप है इसके। तो पहला आता है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड आता है इलेक्ट्रोलिसिस, थर्ड आता है फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और वो ये तीन इसके एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, आइए समझते हैं। तीनों में एक चीज कॉमन है कि अगर डिकम्पोज हो रहा है तो ये सिंगल ही होगा। हाँ, टूटने में किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है वही इसको डिफाइन करता है। जैसे पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, these reactions involve the use of energy in the form of heat for decomposition of the reactant। मतलब इसको डिकम्पोज होने में किसकी जरूरत हो रही है, हीट की जरूरत हो रही है, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो जहां भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी डिकम्पोजिशन में, उस रिएक्शन को जो बोलेंगे उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन इसका एक रिएक्शन है CaCO3, अभी बात किया। लाइमस्टोन कहते हैं इसको, जिसको अगर गर्म किया गया तो CaO बना प्लस CO2 बना। CaCO3 को अगर हम गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और प्लस CO2 बना। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिसिस। These reactions involve the use of electrical energy required for the decomposition of reactant molecules। अगर इस इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, बहुत जगह इलेक्ट्रोलिटिक भी लिखा होता है, तो अगर इसमें हम वाटर की बात करें तो ये वाटर जो है जब इसको इलेक्ट्रिसिटी ये पास किया गया तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। These reactions involve the use of electrical energy, मतलब यहां भी एनर्जी लगी, ये भी हीट दिया गया, और यहां पे कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी गई। तो ये ब्रेक डाउन हुआ किसमें किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट बात करते हैं फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी। यहां अगर बात करें तो यहां लगती है लाइट एनर्जी। इसका एग्जांपल है AgBr gives Ag plus Br2। AgBr में भी Ag और Br2 दो चीज ब्रेक डाउन होंगे, किससे ब्रेक डाउन होंगे, तो AgBr से होंगे। और इस AgBr में क्या दिया जाएगा, तो एक लाइट एनर्जी दी जाएगी जिससे ये
ब्रेक डाउन होंगे। ठीक है, तो ये थे 3 फॉर्म डिकम्पोजिशन के, जिसको कभी कभी डायरेक्ट भी पूछा जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटो केमिकल या फोटोलिसिस का एग्जाम्पल बताइए या उसका डेफिनेशन दीजिए। तो आप इसको रेडी रखेंगे। तीनों में एक चीज कॉमन है कि डिकम्पोज ही हो रहे होंगे, मतलब एक ब्रेकडाउन होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और आप जरूर ध्यान देंगे कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तो उसको आप कर लेंगे, अगर रिएक्शन बैलेंस है तो उसको आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सारे टाइप्स ही है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, देखते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला आता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। हो रहे हैं दोनों डिस्प्लेस ही। और डिस्प्लेस से अगर बात किया जाए तो डिस्प्लेस भी आपको क्लियर करता है कि प्लेस को चेंज कर देना। डिस्प्लेस मींस प्लेस पे कोई और आ जाना और आपका जगह क्या हो जाता है, बदल जाता है, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट देखते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। बात किया गया यहां पे वर्ड की मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड। कहां पे? सॉल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मतलब अगर डिस्प्लेस करना है, किसी को हटाना है, तो वो तब हटेगा जब वो कैसा हो, मोर रिएक्टिव हो। मतलब अगर हम जनरली बात करें तो अगर 2 लोग बैठे हुए हैं, किसी एक को अपने जगह को किसी और से डिस्प्लेस करना हो तो वो तब जगह डिस्प्लेस कर सकता है जब उससे वो ज्यादा ताकतवर हो या उससे उसके पास ज्यादा एनर्जी हो, तभी वो उसको हटा सकता है। तो वही सेम चीज यहां भी कि अगर कोई भी किसी को डिस्प्लेस करेगा तो वो कब करेगा, वो तब करेगा जब उसके पास वो एक मोर रिएक्टिव हो, सॉरी उसके पास नहीं, वो एक मोर रिएक्टिव हो। अब मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, ये एक टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज का कि कौन सा मोर रिएक्टिव होता है, कौन सा लेस रिएक्टिव होता है। अभी आप केवल डेफिनेशन से मतलब रखिएगा। डिस्प्लेस और लेस रिएक्टिव। अब एग्जांपल है Zn प्लस H2S। Zn प्लस H2S, यहां पे एरो देखेंगे कि Zn जो है वो इस सल्फर के साथ आ गया है और बना क्या है, ZnS बन गया है। और ये हाइड्रोजन गैस क्या हो गई है, रिलीज हो गई है, ये अपने जगह से हट गई है। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन लिखा हुआ है Zn प्लस H2S gives ZnS, gives ZnS, ZnS और प्लस H2 गैस। अब इस रिएक्शन में देखें तो Zn एक चीज था, दूसरा H2S एक था, इसको इसके जगह पे आना था, तो ये इसके जगह पे तब आ पाएगा जब ये इससे ज्यादा रिएक्टिव हो। जिंक और हाइड्रोजन की बात की जा रही है, तो अगर जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसका जगह लेके ZnS का फॉर्मेशन कर लेगा और ये हाइड्रोजन फिर क्या हो जाएगा, अकेले हो जाएगा। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है और ऐसे रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन होगा अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी में एक और आता है कि सिंगल, नेक्स्ट डबल। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस in the reactant molecules are displaced by each other। मतलब 2 डिफरेंट आयन एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। और यह बात तो क्लियर होगी कि सिंगल और डबल क्यों कहा जा रहा, क्योंकि ऊपर वाला जो अभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट हमने किया उसमें केवल एक ही डिस्प्लेस हो रहा था, इसीलिए वो सिंगल था। इसमें दोनों डिस्प्लेस हो जा रहे हैं, इसीलिए डबल है। क्या होता है देखते हैं एग्जांपल। मैग्नीशियम ऑक्साइड का है MgO प्लस CaS गिव्स क्या होता है, MgS बनता है
और प्लस CaO। अब इसमें तो ये बात आपको बताई भी गई होगी कि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो ये दोनों जब आपस में चेंज करेंगे तो ये Mg जाएगा S के पास, ये प्लस माइनस देखेंगे तो ये Mg जाएगा S के पास और Ca आएगा O के पास। तो MgS यहां बन के रेडी होगा और CaO नेक्स्ट बन के दो प्रोडक्ट रेडी होंगे। मतलब दोनों ने क्या किया, अपने आयंस का एक्सचेंज कर लिया, अपने आयंस को आपस में बदल लिया, और जब दोनों आपस में बदल के एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो बना हुआ प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो आपस में एक्सचेंज किए गए आयन से तैयार होता है। और जब आयनों का आपस में एक्सचेंज हुआ तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो गया, दोनों अपने जगह को क्या किए, आपस में बदल लिए, एक्सचेंज कर लिए। तो इसको एक्सचेंज ऑफ आयंस भी बोलते हैं। इस डबल डिस्प्लेसमेंट को एक्सचेंज ऑफ आयंस के फॉर्म में भी बोला जाता है, आपस में आयंस का एक्सचेंज कर लेना। ठीक है, तो लिखा हुआ है द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयन, दो अलग अलग आयन इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर। ईच अदर का मतलब है आपस में, एक दूसरे से, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जाम में आता है तो आपको ये दोनों लिखना पड़ेगा विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या है रिएक्शन, देखते हैं। द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद बेस। अब दो बातें यहां फिर नहीं आ गई कि ये एसिड और बेस, तो गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका नाम एक और है जिसको बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन। पूछते हैं एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, या रिएक्शन ऑफ एसिड बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन में जब भी एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं या दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर रिलीज हो जाता है। तो बोलेंगे क्या, द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये जो बनने वाला चीज है वो कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये एसिड और बेस आपस में ऐड हो गए, मतलब रिएक्शन कर रहे हैं, तो गिव्स क्या देंगे, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और वो सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और क्या रिलीज होगा, तो वो बताया गया कि वाटर रिलीज हो जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। मींस व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट इज फॉर्म एंड वाटर इज रिलीज। सॉल्ट बन जाता है और पानी क्या हो जाता है, निकल जाता है, अलग हो जाता है, और ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। एक एग्जांपल और दिया हुआ है, क्या, HNO3 प्लस NaOH गिव्स NaNO3 प्लस H2O। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर रिलीज होता है। तो ये याद रखेंगे कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आएगा तो उसमें आपको एक एसिड लेना है, एक बेस लेना है, दोनों को रिएक्शन करा के एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करना है और वाटर को रिलीज कर देना है। ठीक है, और ऐसे रिएक्शन को क्या बोलना है, न्यूट्रलाइजेशन या एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है देखते हैं। ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है टू अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है। और द प्रोसेस, या कोई ऐसा प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। दो चीजें हो रही होंगी, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब किसी चीज से या तो
ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, ऐड ऑफ ऑक्सीजन, या तो हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट आता है रिडक्शन, जस्ट इसका उल्टा, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा हो, हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो। द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू a substance, or the process in which oxygen is removed। जस्ट उसका उल्टा, हाइड्रोजन इज एडेड, यहां पर ऑक्सीजन इज एडेड, यहां पर हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, यहां पर ऑक्सीजन रिमूव। जस्ट उसका उल्टा ही है। अगर आप एक तैयार करते हैं तो सेकंड उसके ऑपोजिट लैंग्वेज में ही लिख लेंगे, ठीक है। फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसको दूसरे लैंग्वेज में अगर हम बोले तो ये बोलेंगे ऑक्सीजन इज एडेड को गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसा रिएक्शन कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। यहां पे दिया हुआ है H2O gives H2 plus O2, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, चेक कर लेंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, जस्ट सिमिलर उसके जैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। इसका दूसरा नाम ही रेडॉक्स रिएक्शन है। मैंने यहां पर फिर भी एक स्लाइड तैयार किया हुआ है। क्या है, अगर रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन आता है तो आप ये लिख सकते हैं, सेम वही चीज है, those reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously are called redox reaction। सेम चीज, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और क्या हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन, आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड, सॉरी ये एग्जांपल इसका नहीं है, इस रिएक्शन में देखें तो कॉपर ऑक्साइड और जिंक की बात की गई है। इन दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड, हाइड्रोजन इज गोइंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। चलिए यहां पे जिंक का देखते हैं, जिंक है, कॉपर ऑक्साइड है, जब ये जिंक SO4 के पास जाएगा तो जिंक ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, द रिएक्शन विच आर अकम्पेन्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट। अभी मैंने बात किया था कि जिसमें हीट बहुत ज्यादा निकलती है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी इसकी बात की भी गई थी, CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। अच्छा एक बात और है, मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप रिएक्शन को पढ़िएगा तो ये बैलेंस करने वाले टर्म्स को मत पढ़िएगा। 2O2 नहीं बोलते, 2H2O नहीं बोलते, इसको केवल O2 बोलेंगे, इसको केवल H2O बोलेंगे। आफ्टर बैलेंसिंग ये 2O2 और 2H2O हो जाता है, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती हो, बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती हो, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इवोल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका ये एक एग्जांपल है, CH4 को मीथेन बोलेंगे, O2 को ऑक्सीजन बोलेंगे, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे, और ये तो वाटर है ही। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका डेफिनेशन देखते हैं, द रिएक्शंस व्हिच अकर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अगर इस वर्ड की बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट की, और इसको कंपेयर करें हम प्रीवियस रिएक्शन से, अगर इसको हम प्रीवियस रिएक्शन से कंपेयर करें तो उसमें बोलते हैं द रिएक्शन व्हिच आर अकम्पेन्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो इवोल्यूशन ऑफ हीट और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट करता है। क्या इसमें डिफरेंस है, तो एक में हीट की बात दोनों में की जा रही है,
ये भी इन प्रेजेंस ऑफ हीट ही होता है। एक में हीट एब्जॉर्ब हो रही है और एक में हीट रिलीज हो रही है। हम बात करें अगर इस रिएक्शन की, द रिएक्शन विच अकर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है HgO। HgO गिव्स Hg प्लस O2। अगर इसको बैलेंस करें तो देखते हैं Hg जो है, Hg की अगर क्वांटिटी देखते हैं 1 मोल यहां पे भी और 1 मोल यहां पे भी। ऑक्सीजन देखते हैं तो इस साइड भी 1, इस साइड 2 हो गया। मतलब कहीं ना कहीं में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और उस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम जो काम करेंगे, यहां पे O2 है तो इसको भी हमको 2 बनाना पड़ेगा, और इसको 2 बनाने के लिए यहां हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे ही यहां पे हम 2 करेंगे Hg का, ये Hg जो है वो 1 से कन्वर्ट होकर किसमें हो जाएगा, तो ये भी 2 में हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे 2HgO गिव्स 2Hg प्लस O2। ठीक है, एक में हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा, एक में हीट रिलीज हो रहा होगा, जो कि यहां पे आपको क्लियर बताया गया एब्जॉर्बेशन ऑफ बाय हीट, और इसमें आपको बताया गया इवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, अब अगर ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक एक जैसा रिएक्शन है तो इन दोनों रिएक्शनों को एग्जाम में एक साथ भी पूछ लेते हैं। डिफाइन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उन दोनों का डेफिनेशन आप एक साथ ही देंगे। नेक्स्ट आता है कोरिजन। तो अब ये रिएक्शन के बाद अगर सारे रिएक्शंस खत्म हुए, उसके बाद एक नई टॉपिक आती है कोरिजन। ये कोरिजन क्या होता है, इस पे एक बार बात किया जाता है। देखते हैं, द फिनोमेना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर। अब इसका जो एक वर्ड यहां पे मिल रहा है रिएक्शन ऑफ एयर, इस पे ध्यान देंगे। वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरिजन। अगर कोरिजन की बात हम नॉर्मली करें तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर और केमिकल्स का मिलके किसी को नुकसान पहुंचाना, और उसको नुकसान पहुंचा के उस पर एक जंग का लग जाना, ये क्या कहलाता है, कोरिजन कहलाता है, इज कॉल्ड कोरिजन। ठीक है, अब दूसरी बात, रिएक्शन जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, फिर से पढ़ते हैं। द फिनोमिना ड्यू टू विच, एक ऐसा फिनोमिना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन, मेटल्स आर धीरे धीरे स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर। और आपको पता है कि जहां एयर की बात हो रही होगी, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, और उस एयर में, उस एटमॉस्फेयर में वाटर भी होंगे और केमिकल्स भी होंगे। वो क्या करेंगे, रिएक्ट करके जो हमारा मेटल होगा उसको क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, उस पर जंग लगा देंगे। आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल साइकिल का देखे होंगे, आपके घरों में जो फिर रेलिंग लगी होगी लोहे की उसको देखे होंगे, या ऐसी बहुत सी चीजें देखे होंगे जिसपे जंग लग जाता होगा। ठीक है, तो वो कुछ इसी की वजह से होता है, जिसको बचाने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो अगर कोरिजन का डेफिनेशन आता है तो आप सिंपल एक लाइन लिखेंगे, द फिनोमिना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरिजन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कोरिजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो उसी कोरिजन की वजह से जंग लग जाती है, और उस जंग के लगने को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, आयरन पे जंग लगना। क्या होता है, कोरिजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ये इससे रिलेट करता है। ठीक है, कि अगर कोरिजन हो रहा होगा और आयरन पे हो रहा होगा तो वो आयरन क्या कहलाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाएगा। आयरन फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड, आयरन क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है व्हेन केप्ट ओपन इन मॉइस्ट एयर, जब उसको खुले में रख दिया जाता है। ठीक है, अब इसका एक डेफिनेशन के साथ साथ एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, इसको एक बार देखेंगे। Fe प्लस O2 प्लस H2O gives Fe2O3 डॉट H2O। ठीक है,
ये नीचे लिखा हुआ रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस है। तो इसको एक बार आप खुद कोशिश करेंगे कि इसको बैलेंस करिए। ठीक, तो यहाँ पे दो चीजें एक साथ बताई गई, एक तो कोरिजन, दूसरा रस्टिंग ऑफ आयरन, और दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, मैं एक बार दोनों को फिर से रिपीट करता हूं। कोरिजन, द फिनोमिना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर। स्लोली मतलब धीरे धीरे। वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरिजन। एंड नेक्स्ट, अगर ये कोरिजन है तो कोरिजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन का कोरिजन क्या कहलाता है? रस्टिंग कहलाता है। आयरन फॉर्म्स, आयरन क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है व्हेन केप्ट ओपन इन मॉइस्ट एयर, जब उसको मॉइस्ट एयर में खुले में रख दिया जाता है तब। ठीक है, इसका एक डेफिनेशन है जिसका एक एग्जांपल यहाँ पे एक फोटो से आपको दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। तो अगर इस रेंसिडिटी की बात करें तो ये रेंसिडिटी, इसका हिंदी में अगर मतलब देखें तो हम सबको घर में जो भी हम चीजों को खाते हैं या हर सबके घर में खाने जो होते हैं वो एक टाइम के बाद दूसरे टाइम पे यूज होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बासी हो जाना। ठीक है, तो खाने का बासी हो जाना, वो बासी हो जाना क्या कहलाता है? रेंसिडिटी कहलाता है। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें, इन द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉल स्मेल देम। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर जो खाने में तेल या खाने में जो फैट्स हैं, जब एक टाइम के बाद दूसरे टाइम तक उसको रखा जाता है, मतलब मॉर्निंग से इवनिंग में यूज किया गया या नाइट का सुबह मॉर्निंग में यूज किया गया, तो उस समय तक वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स। ठीक है, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद, ऑक्सीडेशन के बाद, उसी खाने में से कुछ खराब गंदी स्मेल आने लगती है। ठीक है, वो सारा प्रोसेस जो है वो प्रोसेस एक रेंसिडिटी कहलाता है, जिसका एक शुद्ध हिंदी यही होता है कि खाने का बासी हो जाना। ठीक है, अब अगर किसी चीज को बासी नहीं होने देना है तो उसको बचाने के लिए हम कुछ उपाय भी करते हैं। जैसे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो खराब नहीं होती, जिसको बचाने के लिए आप देखे होंगे मॉल्स में या बाकी जगहों पे चीजें ऐसी पैक की जाती हैं कि वो कई कई दिनों तक चलती हैं। तो कुछ तो ऐसा करते होंगे कि वो चीजें खराब ना हो, या फिर रेस्टोरेंट में देखते होंगे वहां भी चीजें खराब नहीं होती हैं। क्या ऐसा करते हैं? आगे देखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट। एक एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं, को ऐड करते हैं फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन। उसके ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए या ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं, जिससे उस चीज को बासी होने से, उस चीज को खराब होने से, उस चीज को स्मेल में चेंज लाने से कि स्मेल खराब ना हो सके। स्मेल खराब हुआ तो वो खाना खराब हो जाएगा, वो जो प्रोडक्ट है वो आप खा नहीं सकेंगे। तो उसको बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका रेंसिडिटी। नेक्स्ट, ये वन शॉट वीडियो जो अभी केमिस्ट्री का था, ये मेरे हिसाब से कंप्लीट है आपके एनसीईआरटी के चैप्टर के अकॉर्डिंग। एक दो टॉपिक ऐसे रह गए होंगे जो कि मैंने स्किप करवाए हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो आपका छुड़वा रखा है, यहां नहीं बताया, लेकिन वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहीं ना कहीं किसी से कोरिलेट करता होगा। ठीक, तो कोशिश कीजिएगा कि इन सारे वीडियोस, इस वीडियोस को देख के और इस वीडियो में जो जो टॉपिक बताए गए हैं उसको नोट करके अपना खुद का नोट्स बना के और तैयारी को अपने आगे बढ़ाइएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी एक मैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात किया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जिसमें हीट की बात की गई थी, इवोल्यूशन ऑफ हीट और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। इसको खासकर अच्छे से पढ़ के जाएंगे कि हीट किसमें एब्जॉर्ब हो रही है और किसमें निकल रही है। मैं अगर फिर से रिपीट करूं तो इसमें हीट निकलती है और इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट होता है ये। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, वरना ऐसा होता है कि हम दोनों के चक्कर में यहां डेल्टा ना लगा के यहां लगा देते हैं, यहां लगा देते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? एग्जाम्पल गलत हो जाता है। तो ये कुछ प्रिकॉशन है जो कि आपको इस टॉपिक में देखने होंगे। अब अगर हम बात करें इस चैप्टर के कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन यही है कि चैप्टर का जो टॉपिक है वो कम है, चैप्टर में क्वेश्चन जो बनते हैं वो बहुत तरह के बनते हैं। जैसे अभी मैंने बात किया टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन अपने आप में एक क्वेश्चन है।
कि रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, उनको डिफाइन कीजिए विद एग्जांपल। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि उस एक जो भी रिएक्शन दिया हुआ उसका नाम पूछ लिया जाए, कि रिएक्शन लिखा हुआ है 4 और आपसे ये कह रहा है कि बताइए किस रिएक्शन को क्या कहते हैं। या ये हो सकता है कि उस रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट दिया हो और एरो देख के क्वेश्चन मार्क लगाओ, आपसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पूछ लिया जाए कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस करवा पाऊंगा आपको और एक एक करके आपकी तैयारी को आगे बढ़ा सके चैप्टर वाइज। ठीक है, तो अभी वन शॉट वीडियो में यही इतना ही देखते हैं। चैप्टर फर्स्ट का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में इतना ही देखते हैं। बाकी आकाश सर एक फिजिक्स का वन शॉट लेके आएंगे आपके सामने, आई होप इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो उसको कोशिश कीजिएगा कि पूरा देखिए, एक अच्छा वीडियो होगा जो कि आपको एक कंप्लीट चैप्टर को डिफाइन करेगा। ठीक है, और मैथ्स की पीपीटी रेडी अभी नहीं हुई है, इसी वजह से मैथ्स के वीडियोस नहीं आ पाए। उम्मीद करता हूं कि एक दो दिन में वो भी आपके सामने आ जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आकाश सर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।